हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? होप यू ऑल आर डूइंग वेल. आई एम योर केमिस्ट्री टीचर दीक्षा एंड आई वेलकम यू ऑल टू क्लास 9th साइंस लेसन नंबर 2 is matter around us pure. Now students, before we begin today's discussion, let's first recall what we did in the previous one. तो last time हमने देखा था students, हमने डिस्कस किए थे मिक्सचर्स. ओके, मिक्सचर्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया था. हमने देखा था कि मैटर जो हमारे अराउंड है, या तो वो प्योर सब्सटेंस होता है या फिर वो मिक्सचर्स होते हैं. ठीक है, मिक्सचर्स में हमने क्या देखा था? when two or more than two pure substances are mixed. okay, तो जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, हम उन्हें मिला देते हैं, तो हमारे पास जो बन के आता है वो होता है मिक्सचर. अब ये मिक्सचर दो तरह के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स. नंबर वन वाज होमोजीनस मिक्सचर. होमोजीनस मिक्सचर में क्या होता है? जो भी आपने पार्टिकल्स एक दूसरे में मिलाए हैं, वो पार्टिकल्स अगर इवनली स्प्रेड होते हैं. इवनली स्प्रेड का मतलब उनका डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा होता है, हर जगह से मिक्सचर एक जैसा दिखाई देता है, और पार्टिकल लेवल पे क्या हो रहा है? इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो हमें मिलता है होमोजीनस मिक्सचर. heterogeneous mixture means that there is non-uniform composition. Non-uniform composition means that there is uneven distribution of the particles. Particles एक दूसरे में अच्छे से spread out, evenly spread out नहीं है. ठीक है, कहीं कहीं आपको मिक्सचर में लगेगा कुछ एक कंपोनेंट ज्यादा है, कहीं कहीं आपको दूसरा कंपोनेंट ज्यादा नजर आएगा, तो वो होते हैं heterogeneous mixtures. Now students, we are going to begin with our topic today, that is true solution. True solutions are what students? They are homogeneous mixtures. तो आज हम पूरा true solution पे based ये topic पढ़ेंगे. So let's quickly begin students. Let's get started. So students, true solutions. True solution क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, they are homogeneous mixture of two or more than two non-reactive, chemically non-reactive substance. What does that mean? कि आपने दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स किया, तो वो आपस में रिएक्ट नहीं होंगे. मिक्सचर्स का यही तो मेन चीज है. क्या चीज है? कि मिक्सचर्स में जो भी कंपोनेंट्स आप लेते हैं, वो आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं करते. देयर इज नो केमिकल रिएक्शन हैपनिंग. ओके, सो व्हेन यू आर मिक्सिंग टू और मोर देन टू chemically non-reactive substances, those homogeneous mixtures are known as true solution. ठीक है, अब क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? हमारे घर में जो हम नींबू पानी बनाते हैं, the lemonade. So if you see the lemonade, what are the ingredients to make a lemonade? We have water, sugar, salt. okay, तो ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, प्लस लेमन जूस डालते हैं. तो ये चार बेसिक इंग्रेडिएंट्स है जिनको हम जब मिलाते हैं तो हमें मिलता है हमारा लेमनेड. अब आप लेमनेड को ध्यान से देखें. So are you able to see sugar particles, salt particles, water particles and lemon or lemon juice particles separately? No. So that means students, ये चारों जो ingredients है, ये आपस में spread out हो गए हैं evenly, right? So you can't see different components at different places. One more thing is there students, if you drink this lemonade, अगर आप इस लेमनेड को ड्रिंक करते हैं, आप इसको पी रहे हैं, तो क्या आपको इसका टेस्ट अलग अलग जगह से अलग अलग दिख रहा है? नहीं, आपको इसका टेस्ट एक जैसा मिलेगा, राइट? ये ऐसा तो नहीं है कि आपको एक जगह से मीठा ज्यादा लग रहा है, एक जगह से नमक ज्यादा लग रहा है, एक जगह से सार टेस्ट आ रहा है. नो, that means students that all the particles have been evenly distributed. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमें मिक्सचर मिला है वो क्या है? होमोजीनस. पार्टिकल लेवल पे होमोजिनिटी देखने को मिलती है हमें इन ट्रू सॉल्यूशंस में. तो लेमनेड क्या है? इट्स एन एग्जांपल ऑफ ट्रू solution. Now students, you must be thinking that ma'am, are true solutions liquid solutions? क्या ये solutions जो हम पढ़ रहे हैं ये ज्यादातर लिक्विड है? हमने पहले भी पढ़ा था सॉल्ट प्लस वाटर. ये भी क्या है? सॉल्ट वाटर जो होता है उसका मिक्सचर होता है, उसे हम ट्रू सोल्यूशन कहते हैं. शुगर और वाटर को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास शुगर सोल्यूशन बनता है, सॉल्ट सोल्यूशन बनता है. तो क्या ये सारे सोल्यूशंस लिक्विड में होते हैं हमेशा ही? तो ऐसा नहीं है. Students, there are three different types of solution which we see. We have solid solutions also, then we have liquid solutions and we have gaseous solutions as well. Solid solutions कैसे हुए students? इसमें क्या होता है?
एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में मिक्स किया जाता है. That we will see in the next one. We have an example known as brass. ठीक है, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे. We'll study it shortly. लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? हमारे पास जैसे सॉल्ट एंड वाटर. पानी के अंदर आपने नमक डाल दिया, उसे घुमाया तो आपके पास बन गया ये सॉल्ट सॉल्यूशन. देन वी हैव अल्कोहल इन वाटर. ये भी एक लिक्विड सॉल्यूशन हुआ, क्योंकि एंड में जाके जो आपको सॉल्यूशन मिलता है वो लिक्विड स्टेट में होता है. यहाँ सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होता है, जब आपने जो भी आपके कंपोनेंट्स है उनको मिक्स किया तो एंड में जो आपको मिलता है सॉल्यूशन वो सॉलिड स्टेट में होता है. यहाँ पे जो आपको एंड में सॉल्यूशन मिला, सारे इंग्रेडिएंट्स आपने मिक्स कर लिए, आपने सारे कंपोनेंट्स मिक्स कर लिए, एंड में आपको ये जो सॉल्यूशन मिलता है वो लिक्विड स्टेट में होता है. गैसियस सॉल्यूशन क्या होते हैं? वो सारे सॉल्यूशन जो गैसियस स्टेट में होते हैं. और हमारा ये बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है एयर. ओके, सो एयर में बहुत सारी गैसेस मिक्स्ड है, तो एंड में जो आपको मिलता है, जो सॉल्यूशन बना है वो क्या है? गैसियस सॉल्यूशन है, क्योंकि वो गैसियस स्टेट में है. ये बात समझ में आ गई? ठीक है. सो नॉर्मली हम लिक्विड सॉल्यूशंस देखते हैं. अब आपको पता है कि एयर जो है वो गैसियस सॉल्यूशन है. हम बात करते हैं सबसे पहले सॉलिड सॉल्यूशंस की. ठीक है, तो ये आपने नहीं देखा होगा, पर अब हम इसको समझेंगे. सॉलिड सॉल्यूशंस का एग्जांपल होता है अलॉयज. ब्रास इज एन अलॉय. तो ये हम आगे पढ़ेंगे इसको. अभी हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन. जब आप सॉल्यूशन बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो एक कंपोनेंट होता है सॉल्यूट, उसको हम कहते हैं सॉल्यूट, और दूसरा कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट. सॉल्यूट क्या होता है? वो कंपोनेंट जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, वो कंपोनेंट जो कम क्वांटिटी में होता है. सो सॉल्यूट्स आर द कंपोनेंट व्हिच आर देयर इन लेस क्वांटिटी, एंड सॉल्वेंट आर द कंपोनेंट्स व्हिच आर देयर इन more quantity. Solutes are in less quantity, solvent are in more quantity. Okay, so solvent, जैसे हम एग्जाम्पल ले कि अगर मैं क्या बना रही हूं, शुगर सोल्यूशन, तो शुगर जो होता है मेरा वो कम क्वांटिटी में होता है, वाटर मेरा ज्यादा क्वांटिटी में होता है. सो इन अ शुगर सोल्यूशन वाटर इज द सॉल्वेंट एंड शुगर इज द सॉल्यूट. ठीक है, तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि हमेशा ही आपका जो लिक्विड कंपोनेंट होगा वो ज्यादा होगा, सॉलिड कंपोनेंट कम होगा. ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है. आपको क्या देखना है, जो कंपोनेंट ज्यादा क्वांटिटी में है वो आपका सॉल्वेंट होगा, जो कंपोनेंट कम क्वांटिटी में है वो आपका सॉल्यूट होगा. ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है कि सॉलिड कंपोनेंट जो होता है वो सॉल्यूट होता है और जो लिक्विड कंपोनेंट होता है वो सॉल्वेंट होता है. पर हर बार ऐसा नहीं होगा. वी विल take some examples for that also. Now let's talk about solid in solid solution. Solid solutions के बारे में बात करते हैं. तो मैंने आपको बताया था solid solutions का मतलब क्या होता है, वो सारे solutions जिसमें अंत में आपको जो भी solution मिलता है, in the end whatever solution you get it is in the solid state. Okay, तो हमारे पास बहुत ही अच्छा example है alloys के फॉर्म में. अलॉयज क्या होते हैं स्टूडेंट? सोल्यूशन होते हैं, इसलिए ये होमोजेनियस मिक्सचर है. पर इसमें क्या मिक्स हो रहा है, कौन कौन से कंपोनेंट्स है इसके अंदर? इसमें या तो हम दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिक्स करते हैं एक दूसरे में, या फिर एक मेटल को एक नॉन मेटल में मिक्स करते हैं. सो ईदर यू आर मिक्सिंग टू और मोर मेटल्स टुगेदर, और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल आर मिक्स टुगेदर. अब ये क्या है स्टूडेंट्स? जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये एक मेटल है. ठीक है, मेटल में ये एक जैसे पार्टिकल्स है, सारे रेड कलर्ड बॉल्स है. अब इसमें मैंने क्या किया, मैंने इसमें इंट्रोड्यूस किया ये एक और मेटल बी. तो यहाँ पे इन रेड बॉल्स के बीच में आ गए हैं ये ब्लू बॉल्स. ठीक है, तो इसका मतलब एक मेटल को मैंने दूसरे मेटल में मिक्स कर दिया है. एक तो ज्यादा है क्वांटिटी में, ये रेड कलर बॉल्स तो बहुत ज्यादा है, और ये जो ब्लू कलर्ड बॉल्स है ये कम है. तो एक तो हो गया आपका सॉल्यूट और दूसरा हो गया सॉल्वेंट. एक ज्यादा क्वांटिटी में मेटल होगा, एक कम क्वांटिटी में होगा. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. अब ये ध्यान से समझने की बात है कि अलॉयज के जो कंपोनेंट्स है उनको आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं. Isn't that interesting? क्यों ऐसे बोल रही हूं मैं? क्योंकि हमने ये देखा था कि जब भी आप मिक्सचर्स बनाते हो तो मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को आप आसानी से फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो, लेकिन अलॉयज एक ऐसा मिक्सचर है जिनके कंपोनेंट्स को आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते. फिर हम इसको मिक्सचर की कैटेगरी में क्यों ले रहे हैं? व्हाई इज दैट सो?
दिस इज बिकॉज ये अपने कंपोनेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज को रिटेन करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ आयरन का, ठीक है। आयरन एक ऐसा मेटल है जो बहुत जल्दी रस्ट हो जाता है, इसीलिए क्या करते हैं हम, आयरन के अंदर डालते हैं थोड़ा सा क्रोमियम मेटल, थोड़ा सा कार्बन का नॉन मेटल। तो कार्बन और क्रोमियम हम आयरन में मिक्स करते हैं ताकि हमें क्या मिल सके, स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो रस्ट नहीं करता है, आयरन की तरह स्टेनलेस स्टील रस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो हुआ क्या स्टूडेंट्स, हम स्टेनलेस स्टील में से वापस से आयरन, क्रोमियम और ये कार्बन को अलग नहीं कर सकते बाय फिजिकल मींस। कौन से होते फिजिकल मींस, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, हैंड पिकिंग, ये वाले सारे जो फिजिकल मेथड्स है उससे हम इनके कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज है, आयरन की प्रॉपर्टी, कार्बन की प्रॉपर्टी हो गई, क्रोमियम की प्रॉपर्टी हो गई, ये सब रिटेन रहती है, ठीक है। ये अपनी सारी जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो भी इसके कंपोनेंट्स है, स्टेनलेस स्टील बनाने में हमने आयरन को यूज किया, कार्बन को यूज किया और क्रोमियम मेटल को यूज किया, तो ये तीनों अपनी प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक है, रिटेन करते हैं। इसीलिए हमने इसको मिक्सचर की कैटेगरी में रखा है, वरना अलॉयज के जो कंपोनेंट्स हम फिजिकल मेथड से तो सेपरेट नहीं कर सकते थे, बट फिर भी ये मिक्सचर्स क्यों है, क्योंकि ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट जो आपके कंपोनेंट्स है उनकी प्रॉपर्टीज रिटेन रहती है। दूसरी बात क्या है कि इसका कॉम्पोजिशन वेरिएबल होता है। मिक्सचर में यही बात होती है ना स्टूडेंट्स, आपको अगर मैं कोई भी मिक्सचर बनाने के लिए दूं सॉल्ट एंड वाटर का, तो इसका कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है। मतलब क्या कि आप पानी में 1 चम्मच आप सॉल्ट मिला सकते हो या 2 चम्मच सॉल्ट मिला सकते हो, है ना, तो कॉम्पोजिशन डिफरेंट हो गया। आप कितने भी चम्मच डाल सकते हो, सो वेरिएबल कॉम्पोजिशन है। इसका मतलब है कि अलॉयज बनाने में भी ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड आयरन इतना ही चाहिए, कार्बन इतना ही चाहिए, क्रोमियम इतना ही चाहिए। द कॉम्पोजिशन, जितना अमाउंट आप ले रहे हो वो वेरी कर सकता है। आपको एग्जांपल्स देखते हैं। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज एक अलॉय होता है और इस अलॉय में होता है कॉपर और टिन। कॉपर होता है अराउंड 80 to 95% कॉपर होता है और 5 to 22% टिन होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉम्पोजिशन वेरिएबल है ना, कॉपर आप 78 से 95% के बीच में कुछ भी ले सकते हो, है ना, और टिन आप 5 से 25% के बीच में कुछ भी ले सकते हो। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, कॉपर इज इन मोर अमाउंट एंड टिन इज इन लेस अमाउंट। तो हमारा सॉल्वेंट कौन हो गया यहाँ पे, कॉपर, और टिन क्या हो गया, सल्यूट। समझ में आ गया। 18 कैरेट गोल्ड, तो स्टूडेंट्स जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है। 18 कैरेट गोल्ड के अंदर क्या होता है, मिक्सिंग होती है। क्यों, क्योंकि जो प्योर गोल्ड होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए ज्वेलरी मेकिंग पर्पसेस के लिए हम या तो 22 कैरेट या फिर आजकल 18 कैरेट गोल्ड का यूज कर रहे हैं। तो हम प्योर गोल्ड में थोड़ा मिक्सिंग करते हैं, अलॉय बनाते हैं, ठीक है। तो 18 कैरेट गोल्ड में गोल्ड होता है अराउंड 75% और कॉपर और सिल्वर थोड़ा थोड़ा हम इसमें ऐड करते हैं अराउंड 12.5%, ठीक है। देन वी हैव ब्रास। ब्रास इज ऑल्सो एन अलॉय, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में होता है 60 to 90% और जिंक थोड़ा कम अमाउंट में होता है 10 to 35%। सिमिलरली वी हैव कास्ट आयरन, जिसमें आयरन और कार्बन का मिक्सचर है। देन वी हैव स्टर्लिंग सिल्वर, जिसमें सिल्वर और कॉपर का मिक्सचर है। तो यहाँ पे 2 मेटल्स को हम मिक्स कर रहे हैं, राइट। सो ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर ऑफ अलॉयज, ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पे। तो अलॉयज आर एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर्स। ट्रू सोल्यूशन, कौन सा ट्रू सोल्यूशन, सॉलिड सोल्यूशन का एग्जाम्पल है, ठीक है, समझ आ गया। अब हम चलते हैं लिक्विड सोल्यूशन की तरफ। सो लिक्विड सोल्यूशन में हमने बहुत इजी एग्जाम्पल देखा था, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, ये सारे क्या है, लिक्विड सोल्यूशन के एग्जाम्पल है। और उसमें भी किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। हमने क्या किया, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कॉपर सल्फेट इन वाटर। तो कॉपर सल्फेट हमारे पास ये ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, इसको जब आप पानी में मिलाते हैं एंड व्हेन यू डिसॉल्व इट, सो इट कंप्लीटली डिसॉल्व्स एंड यू गेट अ ब्लू कलर ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन। हमें ये ट्रू सोल्यूशन मिलता है जिसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स है, 2, वाटर इज द सॉल्वेंट एंड कॉपर सल्फेट इज द सॉल्यूट, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको। अब इसके बाद हमारे पास बात आती है टिंक्चर
टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ये भी क्या है, सॉलिड इन लिक्विड। तो यहाँ पे कौन सा सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो सॉलिड है वो है आयोडीन के क्रिस्टल्स, ठीक है। तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन स्टूडेंट्स एक तरह का एंटीसेप्टिक लिक्विड होता है। सो व्हेनेवर यू आर हैविंग एनी वुंड, तो यहाँ पे टिंक्चर ऑफ आयोडीन को अप्लाई किया जाता है सो दैट इट एक्ट्स एज एन एंटीसेप्टिक, तो आपके बैक्टीरियल ग्रोथ को वो कंट्रोल करता है, ठीक है, और कोई भी इंफेक्शन होने से बचाता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो बनता कैसे है वो, आयोडीन के क्रिस्टल्स लेते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं, उसको डिसॉल्व किया जाता है अल्कोहल में। तो यहाँ पे सॉल्वेंट कौन हुआ, अल्कोहल, उसके अंदर हमने आयोडीन के क्रिस्टल्स को डिसॉल्व किया, तो हमें इस तरह से मार्केट में अवेलेबल मिलता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। इट्स एन एंटीसेप्टिक लिक्विड, ठीक है। सो ये भी एक तरह का ट्रू सोल्यूशन हुआ। अब स्टूडेंट्स आते हैं गैस इन लिक्विड सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स लिक्विड्स में सॉलिड तो डिसॉल्व होते ही हैं, पर लिक्विड्स में गैसेस भी डिसॉल्व होती है, जिससे हमें एक और लिक्विड सोल्यूशन मिलता है, गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो बहुत ही इजी एग्जांपल है हमारा सोडा वाटर, जो आपको अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में इजीली। ये सोडा बॉटल आपने देखा होगा, व्हेन यू मूव दिस एंड यू ओपन द कैप ऑफ द बॉटल, सो इट फिजेस आउट, जो लिक्विड है वो ऊज आउट होता है या फिज आउट होता है। तो वो फिजिंग कैसे होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि इस सोडा वाटर में पानी के साथ साथ क्या डला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एडेड है। So this gas has been dissolved in water, okay? And when you release the pressure, आप जब कैप ओपन करते हो तो उस गैस का प्रेशर रिलीज होता है, तो वो पानी के साथ बाहर निकल के आती है। So soda water is an example of gas in liquid solution, ठीक है। तो ये भी लिक्विड सोल्यूशन है, इसमें गैस डिसॉल्व्ड है। लास्ट टाइम जो हमने देखा था एग्जाम्पल, उसमें सॉलिड डिसॉल्व था लिक्विड में, राइट। अब बात करते हैं गैस इन गैस मिक्सचर, तो यानी कि गैसियस सोल्यूशन की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे। तो हमने एयर एग्जांपल लिया था पहले भी, अब हम जानते हैं एयर के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। सो एयर में मैक्सिमम अमाउंट इज नाइट्रोजन, देन वी हैव ऑक्सीजन 21%, अगेन वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, and then we have other gases and water vapor which is around 0.96%. तो ये सभी गैसेस आपस में मिलके क्या बनाती है, एयर बनाती है। सो एयर में क्या है, गैसेस आर मिक्स्ड टुगेदर एंड इट्स अ होमोजीनस मिक्सचर, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ गैसियस सोल्यूशन, ठीक है। ट्रू सोल्यूशन में कौन सा है, गैसियस सोल्यूशन है, ठीक है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस एंड गैसियस सॉल्यूशंस। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ट्रू सॉल्यूशंस होमोजीनस होता है नेचर में, ये तो हमने समझ लिया, पर और क्या बातें हैं जो हमें समझनी है अबाउट ट्रू सॉल्यूशंस। लेट्स हैव अ लुक। सो द फर्स्ट वन इज सॉल्यूशंस क्या होते हैं, होमोजीनस होते हैं, ये हमें पता है। पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, कि 1 नैनोमीटर होता है बहुत ही छोटा, नैनो मतलब 10⁻⁹, ठीक है। मतलब कि आप जानते हैं कि यहाँ पे 1 मीटर लेंथ होती है इतनी, ओके। 1 मीटर लेंथ इज अबाउट दिस मच फ्रॉम योर नोज टिल द एंड ऑफ योर फिंगर्स, ओके। तो इतना आप मान सकते हो 1 मीटर होता है अप्रोक्सीमेटली। तो आप ये समझो कि इसका आपको है 10⁻⁹, मतलब कि इतना छोटा पार्ट मीटर का जो आपको दिखाई भी नहीं देता। दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज, देयर आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। जो ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं देते। ऑब्वियसली स्टूडेंट, आप जब सॉल्ट सोल्यूशन लेते हैं तो क्या आपको सॉल्ट के पार्टिकल्स नजर आते हैं कहीं पे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन पार्टिकल्स की साइज इतनी छोटी होती है, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, अब क्योंकि यहाँ पे साइज की बात आई है तो यहाँ पे एक इफेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या होता है टिंडल इफेक्ट, पहले समझते हैं। जब भी लाइट किसी भी मीडियम से पास करती है स्टूडेंट्स, तो उस मीडियम में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो लाइट की आप ये समझे कि लाइट सीधी आ रही है, तो जैसे ही उसे कोई ऑब्स्टिकल मिलेगा, कोई पार्टिकल बीच में, तो क्या करता है वो, उसको टकराता है उससे, है ना। तो जब भी ऐसा होता है तो लाइट जो है वो अपना डायरेक्शन चेंज भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती, वो डिपेंड करता है पार्टिकल की साइज पे। अब बात करते हैं ट्रू सोल्यूशन की। हमें पता है कि ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत ही टाइनी होते हैं, ठीक है, देयर आर वेरी टाइनी। क्या होता है, जैसे ही आप लाइट को ट्रू सोल्यूशन से पास करने की कोशिश करते हैं
तो यहाँ पे पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि लाइट जो होती है वो उससे इंटरेक्ट नहीं करती। जब भी कोई ऑब्स्टिकल आता है लाइट की डायरेक्शन में तो वो स्कैटर होता है। स्कैटर का मतलब वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। सो बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सोल्यूशन आर वेरी स्मॉल, they do not scatter the beam of light passing through it। आप किसी ट्रू सोल्यूशन से लाइट को पास कराइए, लेजर लाइट है, आप इसको पास कराइए तो क्या होगा, आपकी जो लाइट है वो सीधी सीधी निकल जाएगी और यहाँ पे दिखाई नहीं देगी। मतलब ट्रू सोल्यूशन के थ्रू आपको लाइट का पाथ दिखाई नहीं देगा। ओके, दैट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है कि लाइट जब पास कर रही है तो उसके आसपास जितने भी पार्टिकल्स है उससे वो टकरा के स्कैटर हो सकती है, बिखर सकती है। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन चेंज करना। तो यहाँ पे ट्रू पार्टिकल्स, जो ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स है वो इतने छोटे हैं कि वो लाइट की डायरेक्शन को स्कैटर ही नहीं करते। तो जब डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो अंदर आपको लाइट का पाथ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, सो दे डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सोल्यूशन। इसलिए आपको अंदर जो लाइट का पाथ है, लाइट की रोशनी है, वो आपको उस सोल्यूशन के थ्रू दिखाई नहीं देती है। ठीक है, इसी चीज को हम आगे भी समझेंगे और डिटेल में। अभी के लिए आपको ये समझना है दैट ट्रू सॉल्यूशंस डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, मतलब कि लाइट की स्कैटरिंग नहीं होती है क्योंकि पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं। राइट, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ लुक एट द फोर्थ प्रॉपर्टी। द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू फिल्ट्रेशन। तो अगर आपके पास सॉल्ट सोल्यूशन है एंड यू हैव अ फिल्टर पेपर, ठीक है, आपके पास फिल्टर पेपर है, आपने सॉल्ट सोल्यूशन को फिल्टर पेपर पे डाला तो आप देखेंगे कि पूरा सोल्यूशन वापस नीचे आ गया एंड देयर इज नो रेजिड्यू लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर। जब कोई रेजिड्यू नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ द सोल्यूशन इज स्टेबल। कोई भी मिक्सचर स्टेबल कब होता है स्टूडेंट्स, जब आप उस मिक्सचर को काफी टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दें। अगर आपके पार्टिकल सेपरेट हो जाते, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेपरेट हो जाते, तो वो अनस्टेबल हो जाता। लेकिन सॉल्यूशंस क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। क्यों, बिकॉज द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अगर आप सॉल्ट सॉल्यूशन को ऐसे ही छोड़ दे तो सॉल्ट पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होंगे। तो यही आपको क्या बताता है कि सॉल्यूशंस होते हैं स्टेबल। ठीक है, ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दीज वर द 5 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। समझ में आ गई ये सारी चीज। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। मतलब क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास दो कैटेगरीज होती है सॉल्यूशन की। एक हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, डाइल्यूट का मतलब ये होता है कि आपका सॉल्वेंट ज्यादा, सॉल्यूट बहुत कम होता है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है कि आपका सॉल्वेंट कम है और उसके हिसाब से आपने सॉल्यूट बहुत सारा डाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज आई हैव टेकन अ ग्लास फुल ऑफ वाटर, एक बहुत बड़ा ग्लास लिया मैंने पानी का और उसके अंदर मैंने आधा चम्मच सॉल्ट डाल दिया, तो ये हो गया मेरा डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट। ओके, सॉल्ट सोल्यूशन है जो कि डाइल्यूट है, इतने सारे पानी में मैंने इतना सा सॉल्ट डाला। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैंने क्या किया कि अब मैंने लिया है आधा कप पानी, ठीक है, और उस पानी में मैंने डाल दी 3 भर के चम्मच सॉल्ट। तो ये क्या हो गया मेरा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन, मतलब कि सॉल्वेंट तो इतना कम है, उसमें मैंने इतने सारे 3-4 चम्मच सॉल्ट के डाल दिए हैं। सो इफ यू सी हियर, the less amount of solute in a more amount of solvent gives rise to dilute solution, and a more amount of solute in a less amount of solvent gives rise to concentrated solution। ये बात समझ में आ गई है। अब स्टूडेंट होता क्या है, जो ये concentrated solution है, suppose I have taken half a cup of water and I'm adding 3 teaspoonful of salt। अब मैंने वो 3 टीस्पून फुल ऑफ सॉल्ट डाल के उसे घुमाया, स्टर किया, तो मैं देखती हूँ कि मेरा सॉल्ट डिसॉल्व हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ कि मैं और सॉल्ट डालती हूँ, मतलब इस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में मैं डालती रहती हूँ, सॉल्ट डालती रहती हूँ। ठीक है, नाउ देयर इज अ लिमिट ऑफ द सॉल्वेंट
टू डिसॉल्व द सॉल्यूट। एक लिमिट के बाद सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाता है, ठीक है। क्या मतलब है इसका कि मैंने सपोज 6 टीस्पून सॉल्ट डाले, ठीक है, 6 टीस्पून तक तो वो डिसॉल्व हो गया सॉल्ट। अब जैसे ही मैंने थोड़ा और सॉल्ट डाला तब मैं देखूंगी कि मेरा सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हो रहा, वो नीचे सेटल डाउन हो रहा है। सो दैट काइंड ऑफ सोल्यूशन वेयर no more solute can be dissolved, that solution is known as saturated solution. Saturated का मतलब क्या हो गया? पेट भर गया। पेट भर गया का मतलब क्या हुआ? That now the solution cannot dissolve more solute, ठीक है। तो कोई भी सोल्यूशन की एक लिमिट होती है कि वो और सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि आप जानते हैं ये मैंने जो वाटर लिया, हाफ अ कप ऑफ वाटर, इसके पार्टिकल्स हैं और इनके पार्टिकल्स के बीच में होती है स्पेसेस। जब आप सॉल्ट डाल रहे हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सॉल्ट कहाँ जा रहा है? इन वाटर पार्टिकल्स की स्पेसेस में ही जा रहा है, राइट। अब क्योंकि ये स्पेसेस लिमिटेड है, वाटर के बीच की स्पेसेस लिमिटेड है, तो इसीलिए वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉल्ट को ही डिसॉल्व कर सकता है। अगर आप उससे ज्यादा सॉल्ट डालोगे तो उसके पास जगह ही नहीं है डिसॉल्व होने की। समझ में आ गया? तो वो सोल्यूशन जिसके अंदर और ज्यादा सॉल्यूट हम डिसॉल्व नहीं कर सकते, वही क्या होता है? सैचुरेटेड। ओके, सो एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर आप सैचुरेटेड सोल्यूशन को गर्म करें, तो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करे, तो आप और सॉल्ट डिसॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया ये बात? सो एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर a solution that has dissolved as much solute as it is capable of, जितना कैपेसिटी थी उस सोल्यूशन की सोल्यूट डिसॉल्व करने की, उतना वो डिसॉल्व कर चुका है। सो दैट काइंड ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो एक और टर्म आता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो बहुत इजी है, सैचुरेशन लेवल से पहले वाली जो स्टेज होती है तब तक वो क्या होता है? सोल्यूशन अनसैचुरेटेड। When the amount of solute contained in a solution is less than the saturation level. आपको इसको मैं एग्जाम्पल देके समझा देते हैं। एक एग्जाम्पल है, सपोज यू हैव 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, ठीक है, आपने उसमें 30 ग्राम सॉल्ट डाला। NaCl क्या है? सॉल्ट। सो सोडियम क्लोराइड जो आपने डाला 100 मिलीलीटर वाटर में, ठीक है, तो आप देखेंगे कि वो 30 ग्राम सॉल्ट पूरा डिसॉल्व हो गया एंड दिस इज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब कि अभी इसमें और जगह है सॉल्यूट डिसॉल्व होने की। अब मैं क्या करती हूँ? 30 ग्राम डाला, अब मैं 31 ग्राम डालती हूँ और डिसॉल्व करती हूँ, 32 डालती हूँ, 33, 34, 35। एक टाइम आएगा जब मैंने 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट लिया और उसे 100 मिलीलीटर वाटर में डाला, उसके बाद मैं चेक करती हूँ, मैं थोड़ा सा और सॉल्ट डालती हूँ, तो मैं देखती हूं कि मेरा अब जो सॉल्ट है वो डिसॉल्व नहीं हो पा रहा। इसका मतलब 100 मिलीलीटर वाटर में 36 ग्राम ऑफ जो मैंने सॉल्ट डाला, दैट इज माय सैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब इसके बाद अब और सॉल्ट डालूंगी तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो 36 ग्राम से पहले जो स्टेज थी, उस समय जो मेरे को सोल्यूशन मिला वो है मेरा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ओके, एंड एट दिस लेवल जब मैंने 36 ग्राम ऑलरेडी डिसॉल्व कर लिया है, उस सोल्यूशन को मैं क्या कहूंगी? सैचुरेटेड। इसके बाद और सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हो सकता। समझ में आ गया ये दोनों चीजें? नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव अ टर्म नोन एज सॉल्युबिलिटी। यहां पे मैंने बात की थी सोडियम क्लोराइड और वाटर की। हर एक सॉल्ट, और भी बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, पोटेशियम नाइट्रेट है हमारे पास, कॉपर सल्फेट है, ये भी क्या है? सॉल्ट्स हैं। तो ये सारे ही सॉल्ट्स पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है, जब आप उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं, बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि जो आपका सोडियम क्लोराइड था वो तो 36 ग्राम डिसॉल्व हो गया 100 ग्राम में, लेकिन बाकी सारे सॉल्ट्स की जो कैपेसिटी है या जो सैचुरेशन लेवल है वो अलग अलग है, ठीक है। तो एक टर्म आता है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। क्या है पहले समझते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in a specified amount of solvent at a given temperature. So धीरे धीरे समझते हैं। Maximum amount of salt that can be dissolved in a specified amount of solvent, मतलब आपने एक specific amount of solvent लिया, जैसे मैंने 100 मिलीलीटर पानी लिया, ठीक है।
उसके अंदर कितना ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो डिसॉल्व हो सकता है, मतलब सैचुरेटेड लेवल, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड के केस में 100 ml वाटर में 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड पूरा डिसॉल्व हो सकता है, उसके बाद नहीं डिसॉल्व हो सकता, ठीक है। तो एट अ गिवन टेम्परेचर, क्योंकि जब मैं टेम्परेचर बढ़ाती हूं तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। मतलब अगर आप सैचुरेटेड सोल्यूशन ले और उसको गर्म करें तो आप और सॉल्ट डालोगे तब वो डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप सोल्यूशन को गर्म करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कितना सॉल्यूट मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। स्पेसिफाइड अमाउंट क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली स्टूडेंट, अगर आप 200 ml लेंगे पानी का तो उसमें तो ज्यादा सॉल्ट डिसॉल्व होगा ना, ज्यादा नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल्स, ज्यादा स्पेसेस होगी तो ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व हो सकेगा, ठीक है। तो इसीलिए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, वो उस सॉल्यूट की क्या कहलाती है? सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो NaCl के केस में हमने क्या देखा था कि मैक्सिमम अमाउंट 100 मिलीलीटर वाटर में सोडियम क्लोराइड कितना डिसॉल्व हो रहा था? 36 ग्राम डिसॉल्व हो रहा था। तो सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? 100 मिलीलीटर वाटर में 36 ग्राम्स, ठीक है। किस टेम्परेचर पे? वो टेम्परेचर स्पेसिफाइड होना चाहिए। सपोज इट इज 25 डिग्री सेल्सियस। सो 25 डिग्री सेल्सियस पे 100 मिलीलीटर पानी में 36 ग्राम है सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी। ऐसे ही स्टूडेंट्स अलग अलग जो आपके सॉल्ट्स होते हैं उनकी अलग अलग सॉल्युबिलिटीज होती है। डिफरेंट सब्सटेंसेस इन अ गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज एट द सेम टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने 100 ग्राम वाटर लिया है, ठीक है। अलग अलग टेम्परेचर, आप देखिए मैं यहाँ पे लेती हूँ 283 केल्विन का टेम्परेचर लेती हूँ। ये हमारे पास अलग अलग सॉल्ट्स हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। अब आप देखो 283 केल्विन पे, इतने टेम्परेचर पे पोटेशियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी क्या है? 21। सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी क्या है? 36। ये मैंने पहले ही बताया था, 100 ग्राम वाटर में 36 ग्राम ही डिसॉल्व हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट विच कैन बी डिसॉल्व। पोटेशियम नाइट्रेट ओनली 21 ग्राम। 100 ग्राम वाटर में पोटेशियम नाइट्रेट सिर्फ 21 ग्राम ही डिसॉल्व हो सकता है। अमोनियम क्लोराइड 24 ग्राम मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो पाता। पोटेशियम क्लोराइड 35 ग्राम। तो अगर मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट्स दैट एट 283 केल्विन व्हिच सॉल्ट हैज मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो आप क्या कहेंगे? कौन सा सॉल्ट है वो? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब आप स्टूडेंट्स देखिए, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाती हूँ 303, 323, 343, 363, तो सॉल्युबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही है। देखो 100 ग्राम में 303 पर 42 ग्राम, पहले 21 ग्राम ही डिसॉल्व हो सकता था, अब 42 ग्राम डिसॉल्व हो रहा है। और टेम्परेचर बढ़ाओ 82 ग्राम डिसॉल्व होगा। 363 केल्विन पे 128 ग्राम डिसॉल्व होता है 100 ग्राम ऑफ पानी में, ठीक है। आप देख सकते हो हर सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट्स 343 केल्विन पे which salt has the maximum solubility in 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो आप देखो पोटेशियम नाइट्रेट की 102, सोडियम क्लोराइड की 57, अमोनियम क्लोराइड की 71 एंड पोटेशियम क्लोराइड है 66। तो किसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी हुई एट 343 केल्विन? पोटेशियम नाइट्रेट की। ओके, सो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं सॉल्ट्स का जो सॉल्युबिलिटी है वो अलग अलग हो गई है। ऐसा नहीं है कि सोडियम क्लोराइड की 283 पे मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी थी, लेकिन यहाँ पे 343 केल्विन पे पोटेशियम नाइट्रेट की बढ़ गई सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो वी कांट से, ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी हमेशा बढ़ती रहेगी, नहीं, ठीक है। तो ये समझ आ गया ट्रेंड क्या है? ट्रेंड ये है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे एक पर्टिकुलर सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट में बढ़ती जाएगी। समझ आ गया बात, ठीक है। अब स्टूडेंट्स
a very important topic, concentration of a solution. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने जब solution बनाया तो आपने solute कितना डाला, ठीक है? The amount of solute present in a given amount of solution, मतलब आपके पूरे solution में solute का amount कितना है, वही आपकी क्या होती है? Solution की concentration, ठीक है? तो अगर solute solution में ज्यादा होगा तो concentration ज्यादा होगी, और अगर solute solution में कम होगा तो concentration कम होगी. समझ आ गया? So either you can write the amount of solute present in a given amount of a solution. तो अब solution का amount या तो mass में हो या volume में हो, in a particular mass of solution or in a given volume of solution, कितना amount of solute present है, या फिर the amount of solute dissolved in a given mass or volume of a solvent. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली हम ये देखते हैं जब हम कंसंट्रेशन निकालते हैं सोल्यूशन की तो हम कंपेयर कर रहे हैं कि सोल्यूट पूरे सोल्यूशन में कितना है, या फिर सोल्यूट जो हमने सॉल्वेंट लिया है कितना, उसमें कितना है. ठीक है, सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट है या पूरे सोल्यूशन में कितना सोल्यूट है, यही हमें क्या बताता है? कंसंट्रेशन. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन को हम मैथमेटिकली निकालना या कैलकुलेट करते हैं. जब भी हम कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करते हैं तो उसके बहुत सारे वेज होते हैं. अभी फॉर नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड टू वेज. ओके, टू वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. पहला वे क्या है? मास बाय मास परसेंटेज. ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज कैसे करेंगे हम? हमें क्या देखना है? हाउ मच मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स is dissolved in how much mass of solution in grams into 100, क्योंकि यहाँ पे हम परसेंटेज निकालेंगे, so we multiply everything by 100. ठीक है, एक होता है मास बाय वॉल्यूम, क्योंकि आपको पता है कंसंट्रेशन में आप सॉल्यूशन की वॉल्यूम को भी आप ले सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ मास बाय मास परसेंटेज में आपको क्या लेना है? मास ऑफ सॉल्यूशन. यहाँ पे क्या लेना है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. सो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन into 100. तो यहाँ पे आपको जो कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी वो परसेंटेज में मिलेगी. ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक एट वन एग्जांपल, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली. तो आपसे क्या कहा गया है? A solution contains 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट क्या हो गया हमारा? सोडियम क्लोराइड, या फिर आप इसको समझे NaCl. ठीक है, सो ये हमने 40 ग्राम लिया. इट इज इन 320 ग्राम ऑफ वाटर. ठीक है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन. तो यहां आपको मास बाय मास परसेंटेज सोल्यूशन वाला फॉर्मूला लगाना है. क्या है फॉर्मूला? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ सोल्यूशन. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सोल्यूट का मास तो दिया हुआ है 40 ग्राम. ठीक है, तो जब मैं सोल्यूशन लिखती हूं, सो मास ऑफ सोल्यूट आपको दिया हुआ है क्या है? 40 ग्राम्स. करेक्ट, पर आपको क्योंकि वो फॉर्मूला में क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, तो यहां पे आपको जो दूसरा मास दिया हुआ है वो तो सॉल्वेंट का दिया हुआ है. आपको क्या निकालना है? पूरे सोल्यूशन का मास निकालना है. सो हम पूरे सोल्यूशन का कैसे मास निकालेंगे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को ऐड करके. ठीक है, सो मास ऑफ सॉल्वेंट is equal to 320 grams. ठीक है, तो पूरे मास सोल्यूशन का मास क्या हो गया? मास ऑफ सोल्यूशन is equal to 320 plus 40. How much will it be? 360 grams. ये पूरे सोल्यूशन का मास हो गया. Now we will apply the formula. All right. So what is the formula here? Mass by mass percentage is equal to mass of solute divided by mass of solution into 100. ओके, परसेंटेज निकाल रहे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना है. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट हमारा है 40, मास ऑफ सॉल्यूशन है 360 ग्राम्स. ओके, सो 40 grams divided by 360 grams
into 100. नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्राम्स ग्राम्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो परसेंट में आएगा, ठीक है. 0 कैंसिल्ड. 4 divided by 36 is 1/9. So that means we have 1/9 into 100. So if you calculate it, you will get it around 11.1%. इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? इसका मतलब यही है कि आपका पूरा सोल्यूशन इज 100%. उस पूरे सोल्यूशन में से अगर मैं सॉल्यूट को देखूं तो वो सॉल्यूट पूरे सोल्यूशन का कितना हिस्सा है? 11.1% है, ठीक है. ये बात समझ में आ गई, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू नीड टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ solution. Now students, here we come to the explanation end of this video lesson. तो हमने क्या क्या पढ़ा है students? हमने बात की थी solutions की, ठीक है. हमने ये देखा कि solution क्या है, उसकी properties क्या है, और फिर finally हमने देखा students कि solution की concentration को हम कैसे calculate करते हैं. Both these topics are of very very much importance. तो आपने hopefully ध्यान से सुना है. अब हम चलते हैं हमारे इंटरेस्टिंग सेक्शन में, जो कि है हमारा क्विज टाइम. लेट्स असेस योर प्रोग्रेस. ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. ब्रास इज अ सोल्यूशन ऑफ मोल्टन कॉपर इन. तो ब्रास स्टूडेंट्स हमारा एक ट्रू सोल्यूशन का एग्जांपल था, सॉलिड सोल्यूशन, रिमेंबर. तो ये अलॉय है, ब्रास इज एन अलॉय. तो इसके अंदर दो मेटल्स मिक्स किए, तो उन मेटल्स को पिघला के ही तो मिक्स करेंगे मोल्टन फॉर्म में. तो एक है हमारा मोल्टन कॉपर और दूसरा होता है हमारा मोल्टन जिंक, ठीक है. सो ब्रास में कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है, ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है, ठीक है. सो ऑल द अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग. द करेक्ट ऑप्शन इज मोल्टन जिंक, ठीक है. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. इन टिंक्चर ऑफ आयोडीन. तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन हमारा था सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है. सॉलिड, टिंक्चर ऑफ आयोडीन में सॉलिड मतलब कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, ये आपको पता लगाना है, ठीक है. सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो हमारे ऑप्शंस देखो. आयोडीन इज सॉल्यूट, तो देखो टिंक्चर ऑफ आयोडीन में आयोडीन कुछ तो होगा, ठीक है. सो आयोडीन इज सॉल्यूट, वाटर इज सॉल्वेंट. तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि टिंक्चर ऑफ आयोडीन में वाटर सॉल्वेंट नहीं है, यहाँ पे एल्कोहल सॉल्वेंट है. तो हमारा एक ऑप्शन है जिसमें एल्कोहल सॉल्वेंट है. आयोडीन तो सॉल्यूट है और अल्कोहल है हमारा सॉल्वेंट. समझ आ गई बात, ठीक है. आयोडीन इज सॉल्यूट, अल्कोहल इज सॉल्वेंट. सो दिस इज आवर आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एयर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. आप ये देखिए ऑप्शंस क्या है. नाइट्रोजन गैस ओनली, ऑक्सीजन गैस ओनली, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज. तो एयर क्या है स्टूडेंट्स? एक मिक्सचर है. पहले तो आपको ये समझना है कि एयर एक मिक्सचर है. क्योंकि ये एक मिक्सचर है तो होता क्या है स्टूडेंट्स, ये बहुत सारी गैसेस से मिलकर बना है. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, बहुत सारी गैसेस है. अब ये प्रॉपर्टी किसकी शो करेगा? तो मिक्सचर की एक खास बात है कि मिक्सचर अपने सारे ही कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी शो करता है. जितने भी कंपोनेंट्स है, अगर आप सॉल्ट सोल्यूशन लेंगे तो आपका जो सोल्यूशन है उसमें वो सॉल्ट और वाटर जो भी इसके दोनों कंपोनेंट्स है उन दोनों की ही प्रॉपर्टीज शो करता है. तो खाली नाइट्रोजन, खाली ऑक्सीजन नहीं, दोनों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की ही प्रॉपर्टीज शो करेगा. इनफैक्ट एयर में जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो वाटर वेपर हो, सबकी प्रॉपर्टीज को वो शो करेगा, ठीक है. ये बात समझ में आ गई. सो होपफुली स्टूडेंट्स यू एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो लेसन और आपने ट्रू सॉल्यूशंस को सही से समझ लिया है, ट्रूली समझ लिया है. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में स्टूडेंट्स. तब तक के लिए आपका क्या काम है? You will have to revise this one and the previous one before moving on to the next video lesson. I'll meet you in the next one. Till then, keep learning students and keep revising. Thank you so much for watching.